हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हमारी जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसके आज हम भाग 24 में चर्चा करेंगे। इसके 23 भाग आ चुके हैं। तो अगर आप हिंदी में अपना रिवीजन और एक सटीक मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को अवश्य फॉलो करिए और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देखिएगा। भाग 23 में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, तो अगर आप उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी एक सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपना हिंदी में हो या फिर जैसे उत्तराखंड हो गया या जीएस का भी कभी हम वीडियो लाते हैं तो उसमें आप एक अपना अच्छा रिवीजन और मूल्यांकन कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका एक समय पर लाभ ले सकेंगे। आज की क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में असंगत है जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, जिसका खंडन न हो सके अकाट्य, जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक, जिसे अधिकार दिया गया हो अनधिकृत। आपको बताना है इसमें से असंगत कौन सा है। तो दोस्तों इसमें असंगत हो जाएगा विकल्प डी, जिसे अधिकार दिया गया हो उसको बोलेंगे अधिकृत। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, अनधिकृत लिखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। जिसको अधिकार दिया गया हो अधिकृत, जिसको अधिकार नहीं दिया गया है अनधिकृत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों की तीनों सही हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए बोलेंगे अनवरत, जिसका खंडन न हो सके उसे बोलेंगे अकाट्य, जो मानव के योग्य न हो उसको बोलेंगे अमानुषिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है, निम्न में सेना का पर्यायवाची नहीं है निसंग, चमू, ऊनी, कटक। तो ये आपने कई बार देखा होगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेना का पर्यायवाची नहीं है ये है दोस्तों निसंग। निसंग पर्यायवाची है किसका? तर्कस का। अब ये तर्कस क्या हुआ? तो तर्कस होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब रामायण देखी होगी हमने, तो राम के तीर जो जिसमें रखे रहते थे उसको क्या बोलते हैं? तर्कस बोलते हैं। और इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ये हो जाएंगे आपका तूण, तुणीर, इशुधि और निशंग। सारे के सारे किसके हैं? तर्कस के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी चमू, ऊनी और कटक जो है ये सेना के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे आपको ये देख के ही कर पाएंगे आप। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, मूर्धा, दंत्या, ओष्ट्या। यहाँ पे पर्टिकुलर एक सा है जिसको आप देख के ही कर पाएंगे। तो दोस्तों जी ये वाला सा है ये हो जाएगा दंत्य सा। बाकी तालव्य सा आपको पता है कि षडजम वाला हो जाता है और मूर्धा में आता है आपका षटकोण वाला सा। ठीक है, तो ये तीनों के स इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षा में पूछे जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो इसको क्लियर रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से। ठीक है, मराठी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु। तो दोस्तों निम्न में से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी यह है विकल्प सी, बांग्ला। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है कौन सी? हिंदी, और हिंदी के बाद है बांग्ला। ठीक है, उसके बाद है मराठी, उसके बाद है दोस्तों तेलुगु और फिर है तमिल। तो ये 5 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिनका इसी प्रकार क्रम है। सर्वाधिक हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद रखिएगा, कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना आप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अतिशयोक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे इसको भी आपको देख के ही करना पड़ेगा। अति धन शयोक्ति, अतिश धन योक्ति, अतिशय धन उक्ति, अतिश धन उक्ति। तो दोस्तों जो ये अतिशयोक्ति यहाँ पे लिखा गया है, इसमें इसका सही जो संधि विच्छेद है ये है क्या? अतिशय धन उक्ति। यहाँ पे गुण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, जहाँ पे क्या होता है अ प्लस उ अगर आता है तो वो ओ हो जाता है, और यहाँ पे वही क्या हो रहा है, इसी का ये उदाहरण है। यही संधि यहाँ पे हो जाएगी, अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया? 1975, 1983, 2015, 2018। तो अभी तक आपको पता है कि भारत में 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 1975 में पहला हुआ है, 1983 में दूसरा, 2015 में तीसरा, 2018 में दोस्तों भारत में नहीं हुआ है, जबकि कहाँ हुआ है? पोर्ट लुइस में हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी अभी तक भारत में 3 ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मनु भंडारी को कब व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2003, 2007, 2008, 2001।
तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है व्यास सम्मान से। और हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनकी रचना है एक पागल खाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, पागल खाना। बाकी आप बताइए कि मनु भंडारी को कब व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में, 2008 में। और इनकी रचना थी क्या, एक कहानी यह भी। और ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक कहानी यह भी। कभी पूछा जाए कि मनु भंडारी की आत्मकथा क्या है, कौन सी है, तो आप ध्यान रखें एक कहानी यह भी। बाकी सभी में जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी को मिला है, तो ये भी आप देख लीजिए। 2003 में चित्रा मुद्गल को आवाम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। 2007 में कृष्णा शोभती को समय सरगम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष रचना के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिला है। तो ध्यान रखिए। बाकी 32 मैंने आपको बता दिया, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है और पागल खाना रचना के लिए मिला है। आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे एक उपन्यास आपने क्यों नहीं लिखा, ये क्या नहीं लिखा, तो आलोचना का पक्ष एक ये आलोचना ही कृति है, आलोचनात्मक कृति है ये, जिसके लिए रमेश चंद्र शाह को 2001 में व्यास सम्मान दिया गया था। प्रश्न नंबर 8, ये भी साहित्य से ही आ गया है, आने वाले एग्जाम में साहित्य है आपका, वहाँ पे स्किप नहीं कर सकते आप। चीन यात्रा क्या हाल है चीन के नामक यात्रा संस्मरण किसका है। विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु जोशी, वल्लभ डोभाल। तो दोस्तों चीन यात्रा क्या हाल है चीन के नामक जो यात्रा संस्मरण है, ये है मनोहर श्याम जोशी जी का। बाकी अन्य को हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की, तो इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। मनोहर श्याम जोशी के जो यात्रा संस्मरण है, एक तो ये हमने पढ़ा ऊपर, चीन यात्रा क्या है हाल है चीन के। इसके अलावा है एक पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। इसके अलावा हिमांशु जोशी से पूछा जाता है तो इनका है यातना शिविर में यात्रा वृत्तांत है। वल्लभ डोभाल का भी एक यात्रा वृत्तांत है आधी रात का सफ़र के नाम से। तो चारों के चारों ये पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट हैं। एक बार इस पर आप भी एक सरसरी नज़र मार के इसको याद करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द होगा, अज्ञ, विज्ञ, जानकार या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे हो जाएगा अज्ञा। ठीक है, और इसका विलोम हो जाता है विज्ञा। ठीक है, विलोम यहाँ पे हो गया। कभी पूछा जाए कि अज्ञा का विलोम क्या होगा, तो आप ध्यान रखें विज्ञा इसका विलोम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अब अशुद्ध वर्तने वाला शब्द है, तो ये भी आप देखकर ही कर पाएंगे। विकल्प मैं फिर भी बोल देता हूँ, दयनीय, अक्षयहिणी, कक्षा, प्रज्वलित। तो दोस्तों यहाँ पर जो अशुद्ध हो जाएगा ये है अक्षयहिणी। अक्षयहिणी कुछ नहीं होता, ये हो जाता है अक्षोहिणी। ठीक है, क्या हो जाता है, अक्षोहिणी। और यह जो शब्द है ये प्राचीन समय में, प्राचीन ग्रंथों में ये मिलता है किसके लिए, सेना की माप के लिए इस प्रयोग किया जाता था। अक्षोहिणी। ठीक है, सेना की माप की जाती थी इसमें। ठीक है, सेना की माप के लिए। और ये जो इसका संधि विच्छेद हुआ है किस प्रकार से, अक्ष धन ऊहिणी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, अक्ष धन ऊहिणी के नाम से हुआ है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है ये संस्कृत हो जाएगी। और कब इसको मान्यता दी गई है, तो जनवरी 2010 में इसको मान्यता दी गई है संस्कृत को दूसरी राजभाषा के रूप में। बाकी ये उर्दू जो है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, जो कि लगभग मुझे लगता है 1989 के आसपास इसको क्या दिया गया था, दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12वां प्रश्न जो है, निम्न में अग्र स्वर में शामिल नहीं है, ई, ऊ, बड़ी ई या फिर आई। तो आपको पता ही है कि जी प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं कि अग्र में क्या आते हैं, ई, ए, आई। ठीक है, मध्य में केवल आ आता है और बाकी जितने बचते हैं वो सारे के सारे पश्च में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में अग्र स्वर में शामिल नहीं है। तो देखो अग्र स्वर में ई, ए हैं, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जो ऊ है दोस्तों ये मध्य में भी नहीं है, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न को देखते हैं।
लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंसपद, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई अक्षर आपसे छूट जाए लिखने के लिए तो वहाँ पे आप करते हैं किसका प्रयोग? हंस पद का प्रयोग आप वहाँ पे करते हैं। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, और मैं लिख देता हूँ केवल लड़का है, लड़का है। यहाँ पे क्या छूट गया? अच्छा छूट गया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जगह मैंने छोड़ दी है, ये मेरे से जो वर्ड छूट गया है उसके लिए हम हंस पद का एक चिन्ह बनाएंगे और फिर ऊपर लिख देंगे अच्छा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जब आप हंस पद का प्रयोग करेंगे तो जो वर्ड छूटा है उसको आप ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बाकी लाघव चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? लाघव को हम बोलते हैं संक्षेप सूचक। जैसे हम लिखते हैं कि डॉक्टर हमको लिखना है तो पूरा लिखना है तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन अगर हम इस पर लाघव चिन्ह लगा के इसको संक्षेप में कर देंगे तो हम क्या कर देते हैं? डॉक्टर। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। विवरण चिन्ह का मतलब हो गया किसी बड़ी सूचना को देने के लिए या फिर विवरण करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं ना, ये है विवरण चिन्ह। ये जब हम कोई चीज़ का विवरण दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे आ जाता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकल्प हैं अभ्यास, अभ्युदय, अभिप्राय या फिर डी इन सभी में। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। यहाँ पे जो अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इन सभी में ही हुआ है। किस प्रकार हुआ है? तो अभी धन आस, ये हो गया अभ्यास, ठीक है, यण संधि है। अभ्युदय, अभी धन उदय, यहाँ भी यण संधि है। और अभिप्राय में भी क्या हो गया? अभिप्राय तो सिंपल सही है, अभी धन प्राय, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पे सभी में ही अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प शत्रुत्व, मिठास, दयालु, ओढ़नी। तो आपको पता ही है कि तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो किस में लगते हैं? संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों में जो लगते हैं उनको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय बोलते हैं हम किनको? जो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शत्रुत्व जो है, यहाँ पे पहले इसका आंसर बता देता हूँ कि जो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ये है दोस्तों विकल्प डी। ओढ़नी में तद्धित प्रत्यय नहीं लगा है, बल्कि इसमें क्या है? कृत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसमें मूल शब्द है दोस्तों ओढ़, और इसमें लगा हुआ है प्रत्यय नी, ठीक है। ओढ़ एक क्या है? धातु है, और जब धातु में कोई प्रत्यय लगता है तो वो क्या हो जाता है? कृत प्रत्यय हो जाता है। बाकी शत्रुता में त्व प्रत्यय है, शत्रु एक संज्ञा है। मिठास, ये मीठे शब्द में आस प्रत्यय है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। दयालु, दया भी एक संज्ञा है, ठीक है। और मीठा एक विशेषण शब्द भी है यहाँ पे, तो मीठा में आस प्रत्यय लगा है तो उससे क्या हो जाएगा? ये फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जो कृत प्रत्यय हैं वो किस में लगते हैं? धातु में लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओढ़ क्या है? एक धातु है। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है, विकल्प हैं देशज, विदेशज, संकर, तत्सम। तो रेलगाड़ी शब्द यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या? संकर शब्द। ये दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, और जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी वो संकर शब्द हो जाएगा। और वो भी कौन कौन से भाषा के शब्द हैं? तो रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और प्लस जो गाड़ी है वो किसका हो जाएगा? हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो रेलगाड़ी किस भाषा का हो गया? अंग्रेजी, धन हिंदी भाषा का शब्द, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आँख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या होगा? निर्लज्ज हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। तो आँख का पानी ढल जाना ये दोस्तों कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। निर्लज्ज का मतलब क्या बोलना? बेशरम, बेशरम हो जाना। आँख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं होंगे तीनों के तीनों। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब वर्तनी वाला है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अनुषांगिक, आनुषांगिक, आनुषंगिक, अनुषांगिक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नहीं समझ पाएंगे इसको। इसका जो सही यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी है, ये हो जाएगा आनुषंगिक, और ये भी कई बार पूछा जाता है। और इसका अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा काम जिसको आप करना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो तब भी साथ साथ हो जाता है। जैसे हम इसको ऐसे ही एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप ग्रुप सी की तैयारी करते हो, सपोज आप उत्तराखंड में हैं, आपने पीसेस के बारे में नहीं सोचा, आप सिंपल वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका है कि मुझे कनिष्ठा का पेपर निकालना है, लेकिन आप जब ग्रुप सी की तैयारी करते हैं तो आपको जो पीसेस का प्री है वो वैसे ही निकल जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
आनुषंगिक, क्योंकि ये आपने नहीं चाहा था लेकिन ये साथ साथ में हो गया। तो कोई भी ऐसा काम जो आपके किसी काम को करने के साथ साथ स्वतः ही हो जाता है उसको हम बोलते हैं आनुषंगिक। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भावनोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसको भी आप देखिए, क्योंकि ये संधि विच्छेद है, इसमें वर्तनी का पूरा खेल रहता है, तो आपको इसको देख कर ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भानुदय का सही संधि विच्छेद है ये हो जाएगा भानु प्लस उदय, और ये आपको पता है कि दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, भानु का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और उदय का मतलब क्या होता है? उगना हो गया, सूर्य उदय। ठीक है, सूर्य उदय। ठीक है, भानुदय। तो भानुदय में क्या होता है? दीर्घ संधि। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊ धन ऊ मिलकर क्या कर रहे हैं? बड़ी ऊ को बना रहे हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, दीर्घ संधि के ये नियम है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से में अलंकार कौन सा है? हरिपद कोमल कमल से में अलंकार विकल्प हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना। तो सिंपल सा है, मुझे लगता है इसको सभी ने कर लिया होगा। हरिपद कोमल कमल से का मतलब हो गया उपमा अलंकार। जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? हरिपद। हरिपद क्या है? यहाँ पे उपमेय है। क्या है? हरिपद है उपमेय, जो आपके पास में है, ये हो गया उपमेय। इसके अलावा यहाँ पे जो कोमल है, कोमल का मतलब क्या हो गया? समान गुणधर्म हो गया, गुणधर्म जो दोनों में है। हरिपद भी क्या है? कोमल है, और कमल भी क्या है? कोमल है। इसके अलावा कमल यहाँ पे क्या हो गया? तो कमल हो गया उपमान, ये आपसे दूर है। आप हरिपद के चरण को छूकर बोल रहे हैं कि जो आपके पैर हैं ये कमल के समान कोमल हैं। से यहाँ पे हो जाएगा वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और यहाँ पे जो अलंकार है, कभी पूछा जाए कि हरिपद कोमल कमल से, तो याद रखिएगा उपमा अलंकार। दोस्तों, ये आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आने वाले एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि वीडियो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, इसके लिए 3 करंट अफेयर की वीडियो भी हमने बनाई हैं। तो आप एक बार चैनल पे जाइए, और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं एक बार। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए मैं और करंट अफेयर पे अभी काम हम कर रहे हैं, तो उनको भी आप आगे देखिएगा, उस पर भी काम चल रहा है। 3-4 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी। बाकी हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, एक बार आप इसको अवश्य फॉलो करिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। और आपके लिए कमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं आप लोग। प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए और कब साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अगर आपको आता है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आप अपने तात्कालिक ज्ञान के आधार पर देना, इसको गूगल मत करना। ठीक है, अगर आपको पता है, चाहे आप 1950 बोलें, चाहे 55 बोले, जो भी बोले, जो आपको अभी आता है उसके हिसाब से करिए। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, बाद में इसको आंसर जो इसका करेक्ट है मैं आपको कमेंट कर दूंगा। गलत हो जाएगा आपका तो आपको ज़िंदगी भर फिर याद रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।